किसी भी साम्राज्य की हद क्या होती है? आखिर उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी भूख कहाँ जाकर दम तोड़ती है? आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जहां एक दुनिया जीतने निकले साम्राज्य की तलवार दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों से जा टकराई थी। ये कहानी है ब्रिटिश राज और हिमालय के उन अजय साम्राज्यों के बीच लड़ी गई जंगों की। तो सवाल ये है कि एक साम्राज्य अपनी सरहदों का विस्तार करना कहाँ रोकता है। देखिए, 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये कोई सवाल ही नहीं था। पूरे हिंदुस्तान को अपने कदमों में झुकाने के बाद उनकी नजरें अब एक ऐसी दीवार पर थीं, एक ऐसी सरहद पर थीं जिसे पहले कभी कोई फौज पार नहीं कर सकी थी। और वो दीवार थी हिमालय। और उस दीवार के उस पार थे वो लोग, वो साम्राज्य जिन्होंने कभी किसी के आगे सिर झुकाना सीखा ही नहीं था। कंपनी की बेपनाह ताकत का सबसे बड़ा इम्तिहान अब बस शुरू होने ही वाला था। इस कहानी की शुरुआत होती है नेपाल से। पहाड़ों के वो बेखौफ योद्धा जिन्हें आज पूरी दुनिया गोरखा के नाम से जानती है। 1768 से ही उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जिसकी असली ताकत उसकी खुददारी और उसके लड़ाकों की हिम्मत थी। तो यहाँ दो ताकतों की सीधी टक्कर हुई। एक तरफ थे अंग्रेज, जो अपनी उत्तरी सीमा को हर हाल में सुरक्षित करना चाहते थे और व्यापार के सारे रास्तों पर कब्जा करने के लिए बेचैन थे। और दूसरी तरफ थे गोरखा, जो अपनी आज़ादी और अपनी पुरखों की जमीन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ये टकराव होना ही था। और फिर 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हमला बोल दिया। शुरुआत में तो गोरखाओं के अदम्य साहस ने ब्रिटिश फौज के पांव ही उखाड़ दिए, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों की विशाल सेना और उनके तोपखानों के सामने वो ज्यादा देर टिक ना सके। 2 साल तक चली एक खूनी जंग के बाद 1816 में सुगौली की संधि पर दस्तखत हुए। और ये संधि नेपाल के लिए बहुत बहुत महंगी साबित हुई। उन्हें गढ़वाल, कुमाऊं और सिक्किम के बड़े हिस्से अंग्रेजों को सौंपने पड़े। सोचिए, एक ही झटके में नेपाल का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। एक स्वाभिमानी देश की सीमाओं को छोटा कर दिया गया। इस शांति की कीमत थी जमीन और संप्रभुता। अंग्रेजों को शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे अहम ठिकाने मिल गए। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बिठा दिया गया। लेकिन इसी जंग की राख से एक बड़ा ही अजीब रिश्ता भी पैदा हुआ। गोरखाओं की बहादुरी से अंग्रेज इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने गोरखाओं को अपनी ही फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। और यहीं से गोरखा राइफल्स की उस महान परंपरा की शुरुआत हुई जो आज तक कायम है। नेपाल की लड़ाई के बाद कहानी का मैदान ही बदल गया। अब जंग तोपों और बंदूकों से नहीं, बल्कि जासूसी, साजिशों और एक अनजाने डर से लड़ी जानी थी। और इस नई जंग का मैदान था दुनिया की छत, यानी कि तिब्बत। अंग्रेजों का पहला कदम था सिक्किम पर अपना पूरा नियंत्रण करना, जो उन्होंने 1861 तक हासिल भी कर लिया। लेकिन उनकी असली नज़र तो तिब्बत पर थी। उन्हें एक वहम था, एक डर था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन रूस दुनिया से कटे हुए उस रहस्यमयी शहर लासा में अपनी जड़ें जमा रहा है। और इसी डर ने उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन को एक बेहद आक्रामक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ये सब एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा था, एक ऐसा खेल जिसे इतिहास में द ग्रेट गेम कहा जाता था। असल में ये ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के बीच मध्य एशिया पर कब्जे के लिए चली दशकों लंबी शतरंज की एक बाजी थी। और अब तिब्बत इस खेल का सबसे नया मोहरा बन चुका था। साल 1903 में कर्जन ने कर्नल फ्रांसिस यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक सैन्य मिशन तिब्बत भेज दिया। कहने को तो ये एक व्यापारिक मिशन था, लेकिन हकीकत में ये तिब्बत को ब्रिटिश ताकत का एहसास कराने की एक जबरदस्त कोशिश थी। इस एक अभियान ने तिब्बत को हमेशा के लिए बदल दिया और दलाई लामा को अपना ही घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। अब कहानी का रुख पूरब की ओर मुड़ता है, बर्मा की तरफ। ये किसी एक जंग की कहानी नहीं है, बल्कि ये 60 साल तक चली एक लंबी और दर्दनाक त्रासदी की कहानी है, जिसमें एक आज़ाद और खुशहाल साम्राज्य को धीरे धीरे निगल लिया गया। इसे 3 अंकों के एक नाटक की तरह समझना होगा। पहला एक्ट 1824, जब पहली लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने असम और अराकान छीन लिए। दूसरा एक्ट 1852, जब लॉर्ड डलहौजी ने दूसरी लड़ाई के बाद बर्मा के कीमती बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। और फिर तीसरा और आखिरी एक्ट 1885, जब लॉर्ड डफरिन ने पूरे के पूरे बर्मा को ब्रिटिश भारत का एक सूबा बना दिया। इस तरह एक फलता फूलता साम्राज्य टुकड़ा टुकड़ा करके ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया गया। सिर्फ 60 सालों के अंदर एक आज़ाद देश का वजूद ही दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया।
उस दौर की सोच को समझने के लिए लॉर्ड कर्जन का ये एक बयान ही काफी है। उन्होंने कहा था, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा इसे एक शांतिपूर्ण अंत तक पहुंचाने में मदद करना है। ये दिखाता है कि साम्राज्य बनाने वाले अपने मकसद को लेकर कितने अडिग और खुद को कितना सही मानते थे। और अब हम आते हैं इन तमाम युद्धों की सबसे स्थायी विरासत पर। ये विरासत जमीन या दौलत की नहीं है, बल्कि नक्शों पर खींची गई उन लकीरों की है जो आज भी एक नासूर की तरह हमारे साथ हैं। देखिए, ये जंगें सिर्फ कब्जे के लिए नहीं थी, ये असल में सीमाएं तय करने के लिए भी थीं। जैसे कि मैकमोहन रेखा। 1914 में शिमला के एक आरामदायक कमरे में बैठकर अंग्रेजों और तिब्बतियों ने एक रेखा खींच दी, और वो रेखा आज भी भारत और चीन के बीच एक बहुत बड़े विवाद की जड़ है। यही इन सारी लड़ाइयों की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। दूर दराज के बंद कमरों में उन लोगों ने संधियों पर दस्तखत किए जो शायद कभी उस जमीन पर चले तक नहीं थे, और उन्हीं की खींची लकीरों में आज के देशों की वो सीमाएं तय कर दी जो आज भी हमारे वर्तमान पर गहरा असर डाल रही हैं। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या साम्राज्यों द्वारा खींची गई लकीरें वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं, या फिर वो सरहदों की शक्ल लेकर वक्त के साथ और भी गहरी होती चली जाती हैं?